वेलकम बैक नाजरीन। जी मलिक साहब, बात यह है कि अभी काशिफ साहब जिस बात को जिक्र कर रहे थे, मैं वो बात करूँगा कि टैक्स पेयर फैसिलिटेशन जो है ना, जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर हिस्ट्री पे जाएं, अब्दुल्ला यूसुफ साहब FBR के चेयरमैन थे, जी तो मुशर्रफ साहब उनकी बात सुना रहे थे। एक पिछले दिनों एक इंटरव्यू क्लिप चल रहा था उनका, जी तो वो कहने लगे कि हमारी जो कलेक्शन थी वो फॉर एग्जांपल A थी, तो उन्होंने कहा जी वो हमने डबल कर ली, और हमने कहा जी हमने कहा जी 4500 पे ले जाएंगे। और वो उन्होंने कहा जी वजह ये थी कि सिर्फ जो बेसिस डेवलप की गई थी, 2-3 चीज़ें मेजर चेंजेस की गई थी। एक उसमें से फैसिलिटेशन थी। जी। अब मैं उस दौर को जब देखता हूँ अब्दुल्ला यूसुफ साहब की, उसमें काफ़ी टैक्स पेयर को फैसिलिटेट किया गया। आप टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करें, उसको मौका दें। अब यहाँ पे अगर उसको इतना डराया जाएगा तो फिर सूरत हाल ये होगी कि वो सब इस सिस्टम से में आने से भागेंगे, लोग डरेंगे, वो कहेंगे जो पहले इस सिस्टम में मौजूद है वही प्रॉब्लम में है, तो हम क्यों इसमें आए। इस वक्त जरूरत जिस चीज़ की है कि जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसको तो जैसे कहते हैं उसको हार पे आना चाहिए कि वो बेचारा टैक्स पे कर रहा है। जो इस सिस्टम से बाहर है उनको पकड़ के लाएं। इस सिस्टम से बाहर इतना बड़ा एक टैक्स पेयर, पोटेंशियल टैक्स पेयर मौजूद है, जिसके लिए ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेयर पे अगर फोकस किया जाए, डाटा इंटीग्रेशन पे तवज्जो दी जाए, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और वो है कि प्रोविंशियल जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी आपस में जो लाइजनिंग है और जो फेडरेशन के साथ उनका रिलेशनशिप है, इसके वाले से क्या होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रोविंसेस हैं उनके यहाँ आप देखते हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड में रेट 13% है, और आप KP के और BRA जब बात करते हैं तो 15% पे है, और पंजाब जो है 16% पे है। तो ये जो डिस्पैरिटी है तीनों चारों के दरमियान, एक तो एक रेट होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर जो है सिंध से ट्रांसपोर्ट चलती है और पंजाब में आके वो रुकती है। अब वो दोनों सूबों का उस पर राइट क्रिएट हो जाता है। अब वो बंदा किसी जगह टैक्स पे कर दे तो दूसरा सूबा उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये जो एक इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है कि क्या चीज़ कहाँ पे टैक्स होनी है, वो इसके बारे में क्लैरिटी जो है ना, रिवर्स चार्ज का लॉ इधर भी है, रिवर्स चार्ज का लॉ उधर भी है, वो ओरिजिनेट टर्मिनेट का लॉ उधर भी लिखा हुआ है, ओरिजिनेट वहां से हो रही है, टर्मिनेट यहाँ से हो रही है, वो कहता है वहां भी टैक्स होगा, यहाँ भी टैक्स होगा। तो ये इशू जो है ना, जब तक सॉल्व नहीं होगा, ये टैक्स पेयर जो है ना उनके लिए प्रॉब्लम रहेंगी। फिर है स्कोप ऑफ सर्विसेज। स्कोप ऑफ सर्विसेज पे बात करें तो कौन सी सर्विस कहाँ टैक्स होनी है, ठीक है जी। अब वो इशू ये आ रहा है कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन में टैक्स होनी है या नीचे टैक्स होनी है, रेस्टोरेंट जो है फेडरेशन में टैक्स होना है या नीचे टैक्स होना है, प्रोविंस में टैक्स होना है। जो ड्रेसर्स हैं, जो ये जो डिजाइनर वेयर वाले हैं, वो फेडरेशन में टैक्स होंगे या प्रोविंस में टैक्स होंगे। इस तरह के हजारों इश्यूज हैं जिसके ऊपर जब तक कि एक इदारा इंडिपेंडेंट मौजूद ना हो जो इस किस्म के इशू को रिजॉल्व ना करे, टैक्स पेयर जो है प्रॉब्लम है। सर वो फिर वो जो लॉज है, वो जो सिंध में जो टैक्सेशन निज़ाम है उनका, वफाक भी हमसे मदद ले, दूसरे सूबे भी हमसे मदद ले, उसके निज़ाम को अपनाया जाए। वो मैंने देखा सर, बात ये एक किस्म का इस सारे झगड़ों में, सारे मसलों में सूबों की फेडरेशन की सूबों के साथ जो मसाइल है उसमें जो प्रॉब्लम है टैक्स पेयर सफर कर रहा है। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आया हुआ है, फॉरेनर्स परेशान है, ये हो क्या रहा है। आप ये देखें कि जैसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड का लॉ है, SRB का जो लॉ है, उसके अंदर जिस वक्त आपको ऑर्डर मिलता है उसी वक्त कलेक्शन हो जाती है, उसी वक्त बैंक अकाउंट अटैच कर देते हैं वो, यानी कोई रिकवरी रूल ही नहीं है, कोई रिकवरी रूल ही नहीं है। उसके बाद आपको कोई बिल ऑफ राइट, टैक्स पेयर का कोई बिल ऑफ राइट होना चाहिए, पास होना चाहिए, जिसमें टैक्स पेयर के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। आपके मतलब किसी भी सूबे में देखें वो रिफंड के रूल्स हैं, रिफंड रूल ही नहीं है। अब जब ये रूल्स ही नहीं है, फिर आप बात करें, अब एक सबसे बड़ा जो एरिया है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जिस पर टैक्स हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की डेफिनेशन चारों सूबों में नहीं है। वो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है लेकिन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज नहीं है। अब 3 टर्म्स है उसके अंदर, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ बिल्डिंग एंड रोड्स, एंड थर्ड इज एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स एंड सप्लाई ऑफ वर्क्स। उनका भी कभी 5% रेट हो जाता है, कभी 16%। वो 5 और 16 का इस वक्त सारा हाईकोर्ट भरा पड़ा है। इन्होंने लॉ बनाते हुए कुछ सोचे समझे बगैर ही लॉ बना दिया, 5% कर दिया। अब वो 5% को रिवर्स 16% कर दिया, लेकिन वो उसकी वजह से इतनी बड़ी लिटिगेशन क्रिएट हुई है कि वो उससे पहले जो इनपुट एग्जिस्ट करता था उसका क्या होगा,
इस पीरियड का क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। फिर आप विदहोल्डिंग रूल्स की बात करें, पंजाब का विदहोल्डिंग रूल्स कहते हैं कि जो भी शख्स जिसकी आप विदहोल्डिंग जो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है उसका आप 100% सेल टैक्स विदहोल्ड कर लेंगे। यानी लॉ में लिखा हुआ है कि उसको इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत है, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका 100% तो सेल टैक्स विदहोल्ड हो जाना। अजीब ये लॉ बनाया हुआ। जबकि दूसरे सूबों में देखें वो 20% विदहोल्डिंग की बात करता है रजिस्टर्ड में, और अनरजिस्टर्ड में फुल की करता है। तो जो लॉज हैं उसके हवाले से टैक्स पेयर तो पागल हुए पड़े हैं कि ये करेंगे। जब तक इन लॉज के अंदर एक यूनानिमिटी नहीं आएगी, मैं तो समझता हूँ कि FBI ये बहुत करीब से जानते हैं चीजों को। देखिए ये असद उमर साहब जब आए तो उन्होंने आके कहा कि हम आके ये तमाम चीजों को, सूबों को और सबको मिला के एक रिटर्न बना देंगे, तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बजट में ये हो पाएगा। हालांकि उनका कहना था कि इस बजट में ये हो जाएगा, लेकिन अब तो खुद ही चले गए। वो अवाम को कुछ डिलीवर करने के चक्कर में अभी तक तमाम तो तब्दीलियां करते आ रहे हैं। बात यह है कि जहां तक मेरी सोच है, शब्बर जैदी साहब तो खुद इस सिस्टम से गुजरे हैं, इन तमाम प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं। सर उनके ऊपर FIR थी, उनके ऊपर नैब का केस चला था, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस भी ले ली थी, वो ऐसी बात नहीं है। अब बात यह है कि जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात देखें, अगर ये ऐसी चेंजेस आएंगी तो फ्यूचर में आएंगी। मेरे ख्याल में टैक्स पॉलिसी बोर्ड बनना चाहिए, सारे सूबों का उसका मेंबर बनना चाहिए, और उसके बाद में अवाम को कुछ डिलीवर करने के लिए कुछ देना चाहिए, दिखाना चाहिए। सर वो तो काशिफ साहब ने सारी खुशखबरियां सुना दी हैं कि क्या होने जा रहा है, सारा कुछ होने जा रहा है। इतने लंबे 800 बिलियन के उन्होंने टैक्सेस बता दिए हैं। ये तो एक मुश्किल बजट है, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलना। कोई आम आदमी, ये महंगाई का जो तूफान बर्फा है, 108 रुपये पेट्रोल आ गया है, बिजली के रेट, गैस के रेट वो वक्ती तौर पर भी बढ़ाए जा रहे हैं। बेल आउट जो पैकेज है अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ, मिला है कि नहीं मिला, अभी तो मिलने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वहां पर की जा रही हैं, तो आम आदमी को कोई रिलीफ आप वो देख रहे हैं हुकूमत से को मिलने की उम्मीद है? देखें, मैं इस हुकूमत की बात नहीं करता। जानबूझ के नहीं देना चाहती या हुकूमत इस पोजीशन पे नहीं है? देखें ये बात है, मैं ये नहीं इल्जाम देता कि इस हुकूमत की वजह से ये होगा या ये PTI की गवर्नमेंट है। इस जौन सी भी हुकूमत होती है उसको यही सख्त इकदाम करने पड़ते हैं। अगर देखें, और ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल उतनी नहीं है, जितने जो इसको डेफिसिट्स मिले और जितने लोन्स हैं वो तो पीछे से भी आ रहे हैं ना, उसको तो पीछे से भी वो लोन्स मिल रहे हैं। तो वो हुआ ये कि वो सारा पाइलअप होकर इस गवर्नमेंट के पास आ गया। अब अगर हम ये कहें कि ये फौरन अब आवाम को कोई बेनिफिट दे सकेंगे या इस बजट में कोई बेनिफिट आएगा, तो बहुत मुश्किल है कि इस बजट में कोई बेनिफिट आए। और आवाम के लिए काफ़ी मुश्किल वक्त आने के लिए जा रहा है, और सिर्फ इस बजट में नहीं आ रहा, अगले 3 से 4 सालों तक हमें बहुत मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ेगा। महंगाई होगी, और ये जो पिछला भी एक जो फेज़ आया है जो महंगाई का, और जो हमारा डिवैल्यूएशन और ये जो इंटरेस्ट रेट्स और जो सब्सिडीज़ कम हुई हैं, ये उसी का एक मतवातर सिलसिला था जो IMF ने शराइत का एक हिस्सा था, उसको हमने फेजेस में उसको पूरा किया है। देखें, अगर हम उसको उस वक्त ना पूरा करते तो इस वक्त जो आपके जंप्स लगते वो तो इस वक्त फिर बेरेबल ही ना रहते आपके। अगर आपका इस वक्त $140 है, 30% आपने अपना डिवैल्यू किया, अगर आपने इसको अगर 160 पे भी लेकर जाना है तो वो 100 से आप 160 पे ले जाते तो इतना बड़ा आप उसको डिवैल्यू कर देते, तो वो तो इस वक्त फिर वो किसी से उसको आप फेस ही ना कर सकते ना। आपकी तो बिल्कुल इंडस्ट्री बैठ जाती, इंपोर्ट बैठ जाती है आपकी। लेकिन बात ये है, देखें, अवाम जो ये कहती है, या जो आपके इंपोर्टर्स हैं या जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तो इस वक्त अनसर्टेनिटी में है ना कि हमने खड़े कहाँ होना है। हमें तो यही नहीं पता कि अगर आज डॉलर अगर 140 पे है तो क्या इसने यहीं रहना है, या इसने कम होना है, या इसने ज्यादा होना है। अगर हम ये कहते हैं, या इज अ प्रपोजल, अगर आपने इसको 160 पे लेकर जाना है तो ले जाएं, 160 पे खड़ा कर दें, ताकि सर्टेनिटी आए, लोग अपना कारोबार करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, उसके मुताबिक जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस करने हैं वो करें। आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं हमने नौकरियां देनी है, हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, लेकिन उसके बरक्स जो इस वक्त इकोनॉमिक रिसेशन जा रहा है वो आपकी 20 से 30 लाख नौकरियां खत्म कर रहा है एग्जिस्टिंग। आपके जो रिसेशन आने को जा रहा है, जो महंगाई आने को जा रही है, जो बंद हो चुकी हैं, जो बंद होने को जा रहे हैं, वो आपका उसमें भी शॉर्टफॉल आना है नौकरियों का। तो ये देखें, इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त बहुत मुश्किल, सिर्फ अवाम ही मुश्किल सूरत हाल में नहीं है,
गवर्नमेंट भी इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में। देखिए कौन सी हुकूमत नहीं चाहती कि आप आवाम को ज्यादा से ज्यादा बेहतरियां दें, और जब आप आए इस वादे पे थे कि हमने आवाम को सहूलत देनी है और वो आप सहूलत ना दे सकें तो फिर तो बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन हमें जी गवर्नमेंट को चाहिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी वो सहूलत दे सकती है आवाम को सहूलत दे। अगर आप अपनी हर चीज़ को महंगा कर देंगे, खाने की, पीने की, इंपोर्ट की, अगर आप बिजली सब चीज़ें आप महंगी कर देंगे तो खुदा ना खास्ता हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्योंकि बाकी इकोनॉमीज़ में ऐसा होता है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, आप इन्फ्लेशन को रोकने के लिए आप ये करते हैं। लेकिन हमारी यहाँ बातें उस तरह से जो बाकी हम जो ये बात ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल की जो कीमत है वो बाकी ममालिक से कम है, तो मेरा सवाल ये है कि जो उन ममालिक के हालात हैं क्या वही हालात हमारे हैं? क्या वही फैसिलिटीज़ जो दूसरे ममालिक में दी जाती हैं क्या वही पाकिस्तान में दी जाती हैं? अगर वहाँ पेट्रोल महंगा है तो क्या वहाँ पानी, सेहत, तालीम, बेल आउट पैकेज अगर मिल जाता है पाकिस्तान को, हुकूमत को फिल फॉर अवाम को किस तरह रिलीफ दे पाती है? उस बेल आउट पैकेज से कोई उम्मीद है? कोई रास्ते देखें जी, अगर आपको बेल आउट मिलेगा और जो कि मिल जाएगा तो आपकी बिजली ने महंगा होना है, आपकी ड्यूटीज बढ़नी है, कंसेशंस ने कम होना है, बावजूद भी हमें महंगाई बिल्कुल। देखें हमने बेहतरी की तरफ जाना है, वो तो हम अपने सिस्टम को बेहतर करने की तरफ जाएंगे। ये है कि जो आप बिल्कुल बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं, आप बैंकरप्ट नहीं होंगे, आप सिस्टम को चला सकेंगे। और एक और बात देखें, IMF आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी आवाम को सहूलत ना दें। IMF आपको ये कहता है कि अगर आपकी किटी में पैसे नहीं है तो एक्सपेंसेस ना करें, आप एक्सपेंसेस को सोच के करें, आप रेवेन्यूज को बढ़ाएं, आप टैक्स को बढ़ाएं, आप करप्शन को कम करें, आप सिस्टम को ठीक करें। अगर आपने सिस्टमाइजेशन लानी है तो आप सिस्टमाइजेशन वाया ऑटोमेशन क्यों नहीं लाते हैं? अगर आपके पास प्राण है, आपके पास अगर नादरा है आपके पास, तो आप क्यों नहीं उसके तहत लोगों को टैक्स नेट में लाते? IMF ये कहता है कि जहां आपके लीकेजेस हैं वहां लीकेजेस ना करें, जिन स्टेट ओन्ड पे नुकसान हो रहा है उनको बेच दें। मलिक साहब हमारे व्यूवर को आज ये भी बता दे IMF है क्या, क्योंकि ये कितने ममालिक इसके वो मेंबर हैं और इसका तरीक़ेकार क्या है, ताकि आज हमारे व्यूवर को IMF समझते को मुल्क है या कोई इदारा है जो कर्ज देता है, कितने ममालिक उसके मेंबर है? जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका नाम है। जी IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप्ड कंट्रीज़ इसको फंड करते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको जहाँ भी उनकी इकोनॉमी अंडर प्रेशर होती है उनको लोन देता है। लेकिन साथ में उनका जो कंसर्न होता है कि ये इकोनॉमी के अंदर ऐसी चीज़ें लाई जाएँ जिससे कि ये जो लोन है ये वापस करने की एबिलिटी हो। ये अगर आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाएं तो वो भी यही देखते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और आप फ्यूचर में क्या लोन की इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे कि नहीं। तो यही वो चीज़ चेक करने के लिए वो फिर अपने टर्म्स भी देते हैं कि आपके सिस्टम में ये फ्लॉज हैं, आपके एक्सपेंसेस आप ज़्यादा कर रहे हैं, आप अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये कोशिश करें, अपने सिस्टम में ये इंप्रूवमेंट करें। तो जिस कंट्री में भी ये बेल आउट पैकेज दिया जाता है पहले उस कंट्री की एवेल्यूशन होती है कि ये कंट्री जो है ये कहाँ खड़ा है इस वक्त, और उसके बाद जो फ्यूचर का जो है उनको एक रोड मैप दिया जाता है और उनकी शराइत को अगर पूरा किया जाता है तो वो फिर बेल आउट पैकेज जो है पूरा इम्प्लीमेंट होता है। अल्फाज में अगर हम अपने नाज़रीन को समझाना चाहें, जिस तरह एक गांव में एक चौधरी खाता पीता है, वो किसी को कर्ज देता है तो वो शर्तें रखता है अपनी, या इस तरीके से आपने मुझे उतार दोगे कि नहीं उतारोगे, बिल्कुल वो शराइत है, अगर पूरी कर लोगे मैं आपको पैसे देता हूँ। यही ये IMF है जिसके ममालिक में जो साहूकार है वो गरीबों को पैसे, जो गरीब ममालिक है, तरक्की पजीर ममालिक है, उनको कर्जे देते हैं, कंडीशन पर रख के देते हैं। मलिक साहब टाइम कम है, 1 मिनट की तजावीज़ बजट के हवाले से, एमनेस्टी के हवाले से। देखिए बात ये एमनेस्टी तो मैंने पहले डिस्कस किया कि एमनेस्टी को आना चाहिए। जी जो रेट्स डिस्कस हो रहे हैं मेरे ख्याल में तो पिछले साल जो एमनेस्टी आई थी उसी को लेके आ जाएं और उसमें उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन उसमें जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि जो ग्रेजुअल इंक्रीज है वो डाल दें ताकि लोग उसको, क्योंकि अगर आप ये जो कैश डिपॉजिट वाली टर्म्स हैं या रिपार्टीशन वाली बात है ये डालने को थ्योरेटिकली तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर देखा जाए कि जी इसको होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्चुअली फिजिकली बात करें तो बिजनेसमैन इसमें नहीं आएगा। बिजनेसमैन कोई कैश रख के नहीं बैठा कि डिपॉजिट करवाए और इस एमनेस्टी को अवेल करे, तो वो वहीं पे फ्लॉप हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक टैक्स रिफॉर्म्स की बात है, इसलिए मेरे ख्याल में एमनेस्टी को आना चाहिए। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनको रिड्यूस किया जाए।
हमारे यहाँ विथहोल्डिंग टैक्सेस अब जो है तकरीबन को 50 चीज़ों के ऊपर लग रहे हैं और हर चीज़ पे हम फाइलर और नॉन फाइलर पे भी आ गए हैं और गैप जो है फाइलर और नॉन फाइलर का बहुत बढ़ गया है। मेरे ख्याल में इसको कम से कम होना चाहिए। जो फाइनल टैक्स रजीम है इसको कम से कम होना चाहिए, इनकम बेस्ड टैक्सेशन होनी चाहिए, सिस्टम इस कैपेबल हो कि इनकम को सही कैलकुलेट कर सके। फोकस जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे होना चाहिए। उसके लिए इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मीटर्स हैं उनको तो मतलब कंपल्सरी कर देंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन जो है उनका NTN सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो उसका रेट ऑफ टैक्स जो है उस पर आप जितना चाहे लगाएं, क्योंकि अगर एक कमर्शियल मीटर यूज़ कर रहा है, अगर एक इंडस्ट्रियल मीटर यूज़ कर रहा है तो इट मीन दैट इज द बिजनेस, तो उसको तो फिर बिजनेस नेटवर्क में आना चाहिए, टैक्स नेट में आना चाहिए। इसी तरह से मेरे ख्याल में जो है जो रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटीज़ जो हैं उनके ये जितनी भी प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं इनको ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म अथॉरिटी, जैसे पहले था सेल टैक्स इकट्ठा होता था तो सर्विसेज का टैक्स भी फेडरेशन ही टैक्स कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी, तो इन अथॉरिटीज़ को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म अथॉरिटी जो है बना देनी चाहिए। फिर बात यह है कि जो हमारे यहाँ CSP ऑफिसर्स आते हैं उनकी तरबियत जो है वो कोई कहीं से आता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, किसी साइड से आता है। पाकिस्तान रेवेन्यू सर्विसेज एक सेपरेट बनना चाहिए। ये शब्बर जैदी साहब ने खुद भी कहा हुआ कि मैं चाहता हूँ बने। तो वो जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, MBAs हैं, ICMAs हैं, यही उससे ट्रेन होके ऊपर आए तो एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ जब वो लोग इस पे काम करेंगे तो उनकी नॉलेज और उनकी वर्थ, उनकी सोच वो बहुत डिफरेंट होगी। फिर उसके बाद ये है कि जो एक्टिव टैक्स पेयर का इन्होंने किया कि पूरे साल के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, वो गलत है। जो पहले वाला लॉ था वो ठीक था कि आप हर वीक के अंदर जो है कर सकते थे। इस वजह से बहुत इश्यूज आ रहे हैं। कई लोग जो हैं फॉरनर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो फिर देखते हैं कि हम नहीं है, इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट तो की है कि जी उसको अलाउ कर दिया, लेकिन डिस्पाइट दैट कोई बंदा अपने रिश्तेदार के नाम पे पैसे मंगवा लेता है, वो फिर कई इश्यूज आते हैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन में, जिस चैप्टर को क्लोज होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि एमनेस्टी एक ये भी आनी चाहिए कि इस वक्त बहुत सारी अपील्स पेंडिंग हैं, तो लोगों को कहा जाए कि वो जो भी उनका एडमिटेड टैक्स है वो जमा करवा दें तो उनका डिफॉल्ट से चार्ज पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी। इससे ये होगा कि हमारा जो बहुत सारे लिटिगेशन हैं उसकी जो एडमिटेड है, ये नहीं मैं कह रहा कि पूरी अपील में हो सकता है वो कहे 20% को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो 20% को वो पे कर दे, तो 20% ऑफ द टैक्स अगर वो पे करेगा डिफॉल्ट से चार्ज पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी, तो उसके लिए बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट के पास इमीडिएट कलेक्शन आ जाएगी। तो ये इस तरह की एमनेस्टी आनी चाहिए। फिर इसी तरह से बहुत सारे लोगों को पिछली स्टेटमेंट्स फाइल करने के वाले से पेनल्टीज के फेस कर रहे हैं और वो पेनल्टीज जो है 2500 रुपीज पर डे के हिसाब से कैलकुलेट हुई हैं। ये पेनल्टीज खत्म होनी चाहिए। ये पेनल्टीज की बजाय मिनिमम पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपीज पर मंथ है, वो लगा दें, या मैं समझता हूँ वो 10,000 भी कई लोग बेयर नहीं कर सकते, वो भी टर्नओवर वाइज कर दें। कई लोग कंपनीज ही बंद है, इंस्टीट्यूशन बंद है, उनको 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ का नोटिस आया हुआ है, तो इन चीज़ों को करना चाहिए। बिल ऑफ राइट मैंने कहा था टैक्स पेयर के हवाले से, वो बनना चाहिए। बिल ऑफ राइट क्या है? नंबर 1 ये कि तमाम टैक्स पेयर को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अभी हो क्या रहा है कि वो 40B लगती है, टीवी चैनल पे चल रही होती है, रिकवरी का होता है, बैंक अकाउंट अटैच होते हैं, वहां चल रहा होता है। और टैक्स पेयर का बेचारे का मसला तो वो जेन्युइन सही होता है, लेकिन चैनल्स के ऊपर चलने की वजह से वो बदनाम हो जाते हैं हर चेक। और इवन अब तो ये है कि वो वहां पे जब रेड करते हैं उसकी वीडियोस जो है वो मीडिया पे चल रही होती हैं। तो ये सोशल मीडिया और इनके ऊपर जो है ना, इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनको फेयर जो है वो जस्टिस सिस्टम मिलना चाहिए। तो बिल ऑफ राइट एक बड़ा एक कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें टैक्स पेयर के लिए वो उसको लेके आए। बाकी मैंने पहले कहा था एक और चीज़, इन्होंने ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की एक सिस्टम लेके आए हैं 1 जुलाई से। उसमें ये कहा गया है कि जी 1 जुलाई के बाद जो नई कंपनी बनेगी उससे 5 साल की एग्जाम्पशन होगी, कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्ट होगी, सेल टैक्स एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन वो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस चाहिए। अब एक शख्स जुलाई के बाद कंपनी बनाता है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस, तो पहले वो ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि लैंड बिल्डिंग बिल्कुल नया यूनिट लगाओ। अब वो लैंड बिल्डिंग बनाएगा, उसके बाद उसके वहाँ पे मशीनरी लेके आएगा, तो उसको लगने में तो 6 महीने लग जाएंगे। तो कस्टम ड्यूटी सेल्स टैक्स उसे लग जाएगा। जब तक मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस उस वक्त मिलता है जब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद हो, वो आके वेरीफाई करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस मिलता है।
तो इसलिए प्रोविजनल सेल टैक्स रिटर्न जो रजिस्ट्रेशन है वो अलाउ नहीं चाहिए। ड्यूटी देने से पहले वो पहले अदा करके पहले देगा और उसके बाद वो रजिस्टर होगा, तो उसको होना ये चाहिए कि वो अपने आप को पहले रजिस्टर करवाए और उसको टाइम दे दिया जाए कि 6 महीने के अंदर वो अपने यूनिट को लगाएगा, नहीं लगाएगा तो पेनल्टी देगा। बिल्कुल मलिक साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, काशिफ साहब टाइम खत्म हो गया। कुछ 1 सेकंड की या 10 सेकंड की तजवीज़ है आपके पास जो देना चाहें? टाइम बिल्कुल खत्म। देखिए जी, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को जब तक आप इज्जत नहीं देंगे, जब तक आप उनके ऑडिट खत्म करके उन लोगों के ऑडिट स्टार्ट नहीं करेंगे जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, और जो इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके जो ऑडिट्स हो रहे हैं वो तो एजम्पशंस पे हो रहे हैं। हमें इस बात को ख़त्म करना है और तमाम इख्तियारात डिपार्टमेंट के पास हैं। आपको टैक्स पेयर को इख्तियार देना हो, चेहरे हैं उनको क्या करना चाहिए? उन्हें टैक्स पेयर को इख्तियार देना चाहिए, और जो जिनसे हैरेसमेंट होती है, जिन कवानीन से स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठ के उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको रिविजिट करें और उनको रीड्राफ्ट करें। साहब आपको बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए टैक्स के हवाले से कोई तजवीज़ देनी है या कोई मसाइल है किसी को उजागर करना है या कुछ टैक्स के हवाले से कोई पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, ईमेल मौजूद है, आप हमें मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अजीज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।